रहा है और तुषार जो है दिल्ली से चेन्नई जा रहा है और दिल्ली से चेन्नई जाते हुए तुषार कह रहा है कि अपने चाचा से उसका डिस्कशन हो रहा है कि अच्छा, उसके चाचा ही कह रहे हैं कि देखो बेटा, जो रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल जाती है और वहां पर जो है वो बाहर का नजारा बढ़िया बढ़िया देख रहा होता है। तेज दौड़ती गाड़ी को उसने देखा और वहां से उसको जब खिड़की एकदम किनारे वाली मिल जाती है तो खेत खलिहान और ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं और वो पीछे छूटती जाती हैं। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पे हाथ रखते हुए, जैसे कि एक बढ़िया एक फ्रेंडली बिहेवियर के साथ कहते हैं कि अच्छा तुषार, तुम्हें पता है कि 150 साल पहले ही जो रेल है वो शुरू हुई है, रेल की यात्रा शुरू हुई है और बस तो कुछ दशक ही हुए हैं बस की यात्रा को। तो तुषार जो ये बच्चा है सोचने लगता है कि भाई जो है लोगों के आने जाने का जो पूर्व काल में, यानी इससे पहले जो है कैसे जो है चीजें रही होंगी, लोग कैसे कनेक्ट करते रहे होंगे, कैसे यात्रा करते रहे होंगे, वे अपनी सारी जिंदगी क्या एक ही जगह बिताया करते थे या जो है एक से दूसरी जगह क्या करते थे, यात्रा करते थे। तो सबसे पहली कहानी जो है आती है, जैसे कि आप देखोगे कि आरंभिक मानव। तो आरंभिक मानव यानी आखिर ये इधर उधर क्यों घूमते थे। आरंभिक मानव के बाद आप देखोगे कि ये आखिर इधर उधर क्या करते थे, क्यों घूमते थे, क्या वजह है। तो सबसे पहले आरंभिक मानव से घूमने से पहले हम देखेंगे इसके उद्भव के बारे में, हालांकि इसमें नहीं है लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखो, जो मानव का जो उद्भव है, पृथ्वी में 4 अरब 60 करोड़ वर्ष जो है, वर्षों से अधिक पुरानी ये जो है एक मतलब इतिहास है। पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति कहा जाता है बेटा कि 3 अरब 50 करोड़ वर्ष पहले मानी जाती है। यानी पृथ्वी करीब 4 अरब 60 करोड़ वर्ष से अधिक पुरानी है। पृथ्वी का जो है, पृथ्वी तब आती है, उसका इतना टाइम पीरियड हो गया और पृथ्वी में जो जीवों की उत्पत्ति होती है वो 3 अरब 50 करोड़ वर्ष पूर्व मानी जाती है। अब मानव धरती पर जो है पूर्व प्लाइस्टोसीन युग और प्लाइस्टोसीन युग जो है अति नूतन युग के आरंभ में जो है ये उत्पन्न होता है। लगभग लगभग एक कहा जाता है कि 60 लाख साल पहले, 60 लाख वर्ष पूर्व जो मानव जो है होमिनिड, जिसको हम मानव सम कहते हैं, तो दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका में इसका आविर्भाव होता है। यानी मानव का जो विकास है, कहा जाता है जो मानव पृथ्वी पे आता है वो करीब 60 लाख साल पहले की कहानी है। अब मानव के उद्भव में सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जो है ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस आता है और ऑस्ट्रेलोपिथेकस का मतलब ही होता है कि ये दक्षिणी बानर। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि 60 लाख साल पहले जो होमिनिड है ये दक्षिणी और पूर्वी अफ्रीका में इसका क्या होता है, आविर्भाव। और ये जो दक्षिणी या पूर्वी अफ्रीका में इसका आविर्भाव होता है वो बानर जो है वो जो व्यक्ति है वो दक्षिणी बानर या ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहलाता है। अब जो मानव का ये क्या होता है, सबसे पहला पूर्वज होता है, ये पहला पूर्वज माना जाता है। इसी को प्रोटो मानव या फिर आद्य मानव भी हम कह देते हैं। यही है प्रोटो मानव या यही है क्या है, आद्य मानव। अब पृथ्वी पर जो है सीधा चलने वाला जो मानव है वो होमो इरेक्टस को माना जाता है। इसके बाद जो पृथ्वी पर जो है अपनी दोनों टांगों पे सीधा चल पाता है वो होमो इरेक्टस है। इरेक्टस का मतलब ही होता है बेटा क्या होना, खड़ा होना। अब भारत में प्राप्त जो जीवाश्म है, जो फॉसिल्स हैं, वो जो जीवाश्म है वो रामापिथेकस और शिवापिथेकस के हैं। मतलब जो भारत में जीवाश्म है वो किसके, रामापिथेकस और शिवापिथेकस के हैं। अब नर्मदा घाटी, अभी इसमें डिस्कशन होगा कि भाई नर्मदा घाटी का एक हथनौरा मैन है, इसमें होमिनिड की जो है खोपड़ी मिलती है और ये जो है जिसे जो है होमो इरेक्टस के अंतर्गत ही जो है इसको क्या है, रखा गया है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि भाई इसके शारीरिक जो है परीक्षण के बाद अब इसको हम जो है क्या कह सकते हैं कि आद्य जो है होमो सेपियंस माना जाता है। अब आरंभिक होलोसीन जो कि अद्यतन जो युग है, तो आते आते लोग जो है ये लोग हैं धीरे धीरे शिकारी होने लगते हैं, खाद्य संग्राहक होने लगते हैं और होमो सेपियंस सेपियंस जो है आधुनिक मानव का जो है फिर प्रादुर्भाव जो है दक्षिण अफ्रीका से शुरू होता है। तो ऐसे अगर हम देखेंगे ये मानव के उद्भव की कहानी है। तो मानव के उद्भव में जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले बेटा कि मानव के उद्विकास की अवस्थाओं में इसकी जो अवस्थाएं हैं कई अलग अलग भागों में बांटी जाती हैं। सबसे पहले आता है रामापिथेकस, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर होमो इरेक्टस या फिर जो है और इसके बाद तो जैसे रामापिथेकस, अब इसमें आपका एक लंबा डिस्कशन हो जाएगा तो हम इसको दरअसल यहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपको टीजीटी पीजीटी के लिए पढ़ना है या जिनका ऑप्शनल जैसे सब्जेक्ट है उसके लिए पढ़ना है। तो रामापिथेकस में भी एक डिस्कोर्स डिस्कशन है, इसमें ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकन बोलते हैं उसमें भी डिस्कशन है। साथ ही साथ जो होमो इरेक्टस है
यानी जो पहला मानव है जो खड़ा होने लगता है। होमो इरेक्टस के बाद बेटा निएंडरथल आता है और फिर क्या आता है, होमो सेपियंस आता है। ठीक है, जो होमो सेपियंस जो आधुनिक मानव है, तो इसके बाद होमो सेपियंस जो है आधुनिक मानव। होमो सेपियंस की थोड़ी सी कहानी मैं आपको बता देता हूं दरअसल, और बाकी के जो मैंने सिर्फ नाम जो है लिया है उनके बारे में डिटेल डिस्कशन नहीं मैंने किया है, क्योंकि आपकी जो है एनसीईआरटी में ये चीजें है भी नहीं है। जितना है उतना पढ़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन एक कनेक्टिविटी के लिए कि जैसे आपकी सबसे सब हेडिंग है कि भाई आरंभिक मानव, तो आरंभिक मानव को समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा। अब भाई होमो सेपियंस के दो महत्वपूर्ण शारीरिक लक्षण थे। कैसे, क्या क्या थे कि एक तो इसकी जो ये जो आप ये देख रहे हो स्कल, ये उभरी हुई और थोड़ी का विकास हो जाता है। ये जो होमो सेपियंस है, तो होमो सेपियंस के विकास, और जो खोपड़ी है ना बेटा, ये गोलाकार और जो उत्तल भाग का निर्माण होता है, ये इसके होमो सेपियंस, और लगभग 30,000 वर्ष पहले, बहुत पुराना नहीं, 30,000 साल पहले, तो इसका जो ये होमो सेपियंस है। अब होमो सेपियंस का जो है जो सिर है वो 1400 जो है ना क्रेनियल सीसी क्रेनियल कैपेसिटी का होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि रामापिथेकस, होमो सेपियंस, निएंडरथल, सॉरी रामापिथेकस, स्ट्रोलोपिथेकस, निएंडरथल, और ऐसे ऐसे जो है आते हैं, तो इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी बहुत कम होती है। क्रेनियल कैपेसिटी दरअसल कपाल धारिता है। जैसे ऐसा सीसी का मतलब पर क्यूबिक सेंटीमीटर नहीं है, जैसा कि गाड़ी में बस हाँ ऐसा ही है कुछ, लेकिन उससे डिफरेंट है। जैसे गाड़ियों में, बाइक्स में आप देखोगे तो लिखा रहता है 150 सीसी का इंजन है, 200 सीसी का, वो पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, वो पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। बल्कि ये जो सीसी है, जैसे इसको, जैसे कि आज हम होमो सेपियंस की बात करें, हम किसकी, होमो सेपियंस की बात करें जो है, मान लो होमो सेपियंस की बात करें, तो होमो सेपियंस की जो बेटा जो कपाल धारिता है वो 1400 सीसी है। ये जो सीसी है ये कपाल धारिता है। क्या है बेटा, सीसी क्या है, कपाल धारिता। सीसी क्या है, कपाल धारिता, क्रेनियल कैपेसिटी है, ये क्रेनियल कैपेसिटी है। अब आधुनिक मानव का विकास होमो सेपियंस से होता है, जो आज का मानव है। होमो सेपियंस ने सर्वप्रथम जो है भाषा का विकास किया। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहले भाषा का विकास कहां होता है, तो होमो सेपियंस ने किया। उसने कृषि विज्ञान तकनीकी के सहारे वातावरण को अपने अनुकूल, अपने अकॉर्डिंगली क्या है, ढालना शुरू कर देता है। तो कुछ ये कहानी है। अब आओ थोड़ा सा हम जो है इन सारी चीजों के आगे जानते हैं कि भाई देखो आरंभिक मानव में, तो जैसे कि कहते हैं कि जो इस महाद्वीप में, जैसे मैं 30 लाख साल होमो सेपियंस के बारे में बताया, तो जो हमारा महाद्वीप है, तो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले ये रहा करते थे। मानव का सबसे आविर्भाव 20 लाख साल पहले हुआ करता था। और आज हम उन्हीं को, जो 20 लाख साल पहले की कहानी है, उन्हीं को हम आखेटक या खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। आखिर हम आखेटक और खाद्य संग्राहक के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि ये जो मानव होता था ना बेटा, ये हंट करता था, आखेट करता था, शिकार करता था। ये जो है तीर से या तीर कमान से या फिर अलग अलग औजारों से, पत्थरों से जो है ना जानवरों को मारता था और भोजन कलेक्ट करके इकट्ठा कर लेता था, खाद्य संग्राहक होता था। भोजन का दरअसल इंतजाम करने का ये मेथोडोलॉजी है। इसी वजह से हम इसको जो है आखेटक या आखेटक खाद्य संग्राहक कहते हैं। बेटा सामान्य दिशाओं में हुआ क्या करता था कि ये जंगली जानवरों का शिकार करते थे। जो जंगल में जानवर रहते थे, जो जैसे मतलब जो जंगली जानवर हैं, जैसे कि मान लो सियार, लोकरी, जो भी होता था, तो इनका ये शिकार किया करते थे। ये मछलियां भी मारते थे और ये चिड़ियों का जो है शिकार करते थे, चिड़ियों को भी मारते थे। साथ में जो मतलब जो फल फूल हुआ करते थे, जंगल में जो उगते थे, उन फल फूल को खाते थे, कंद मूल को खाते थे, दाने पत्तियां जो हुआ करती थी, और ये जो अंडे होते थे पक्षियों के, उनको भी इकट्ठा किया करते थे और उनको इकट्ठा करके जो है अपना भोजन का निवाला तैयार करते थे। दरअसल ये जो आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग, अब जरा समझो आप कि ये जो शिकारी है, शिकार कर रहा है, इकट्ठा कर ले रहा है, और इकट्ठा कर ले रहा है, तो अभी आगे आएगा जो कि बताऊंगा भी कि मान लो इस रीजन पे रह रहे हैं, इनका ये फेवरेबल कुछ कंडीशन है कि यहां पर चीजें भाई आसानी से चीजें सारा सब कुछ मिल जा रहा है। तो आगे ऐसा होगा कि यहां पे जानवर हो सकता है क्या हो जाए कि जानवर ही खत्म हो जाए, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है, या पेड़ फल जो है खत्म हो जाए, या एनवायरमेंटल जो है कंडीशन या जो पर्यावरणीय दशाएं बिगड़ जाए। तो यहां से फिर ये मानो क्या करेगा, माइग्रेट करेगा।
तो जो अखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह क्या करते थे भाई, माइग्रेट करते थे। अब क्वेश्चन आता है कि अच्छा सर क्या वजह रही होगी माइग्रेट करने की। आप खुद ही सोचो कि मान लो सब कुछ भूल जाओ जितना मैंने बताया, मैं आपसे पूछता हूं कि आप जो है पृथ्वी में आने वाले पहले जो है मानव हैं, और अभी न ये सब कुछ टेक्नोलॉजी और न ही हम पढ़ा रहे हैं या कुछ नहीं है, सिर्फ अभी आपको सर्वाइविलिटी के लिए खाने के लिए लड़ना पड़ रहा है। तो बताओ कि खाने के लिए लड़ना पड़ रहा है तो सबसे पहली चीज ये है कि आप खाना क्या करेंगे, कैसे अपना तैयार करेंगे। तो ऑब्वियसली जब कुछ नहीं है तो आप चीजों को जो है जानवरों को हंट करेंगे, कलेक्ट करेंगे और एक जगह ले जाएंगे फिर खाएंगे। अब यह भी पॉसिबिलिटी है कि वहां के जानवर खत्म हो जाए, पशु पक्षी जो है खत्म हो जाए, तो आप एक जगह से दूसरी जगह क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे। तो मान लो कि ये एक जगह ज्यादा दिनों तक नहीं टिकते थे। क्यों? क्योंकि भाई आसपास के जो पौधे हैं, फल फूल हैं, जानवर हैं, वो ये खा करके उनको समाप्त कर देते थे। और जब खा के समाप्त कर देते थे तो फिर इनको भूख लगती थी, तो भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। भोजन की तलाश में ये एक जगह से कहां बेटा, दूसरी जगह जो है जाने लगते थे। एक तो कारण ये है, एक दूसरा भी कारण है कि भाई जानवर जो है अपने शिकार के लिए, अब जरा समझना कि ये जो है जानवर अपने शिकार के लिए जो है हिरन, मवेशी, ये चारा ढूंढने की तलाश में जो जानवर हैं, तो क्या करेंगे कि भाई एक जगह है, इनको भी तो खाना खाना है, मान लो हिरन है या कोई और जानवर है, सियार लुखरी है, तो इनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनको भी अपना पेट पालना है। तो चारा ढूंढने के लिए ये एक जगह से दूसरी जगह क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे। और इन्हीं का पीछा करते हुए लोग भी क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे। हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है कि माइग्रेट करते रहे होंगे। तो ये क्या है, ये इसका बेटा दूसरा रीजन है, दूसरा कारण है। बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड। अब देखो हम उसी डिस्कोर्स को अगेन अगेन बोल रहा हूं कि हम उन्हीं चीजों को ध्यान में रख रहे हैं जो आपकी एनसीईआरटी में प्रॉपर मेंशन किया गया है। पढ़ाने को बहुत कुछ है, हालांकि अभी मैं बताऊंगा आपको थोड़ा सा जो है चीजें कनेक्ट करने के लिए। अब तीसरा भी कारण हो सकता है कि बताओ कि ये जो व्यक्ति हैं एक जगह रुक रहे थे, तो पेड़ पौधे, फल फूल और अलग अलग मौसम में आते हैं। ऐसा तो नहीं कि जो है बारहमासी होते हैं। आप खुद सोचो कि क्या आम बारहमासी होता है या कोई भी फल फूल बारहमासी होता है? नहीं होता है। तो भाई एक पर्टिकुलर जो है एक मौसमी दशाओं के साथ उसका पेड़ पौधे फल फूल होते रहे होंगे। अब मान लो कि ऐसे समझो कि गर्मियों में जैसे आम, मान लो एक उदाहरण के तौर पे गर्मियों में जो है ना आम आता है। अब ये आम पर निर्भर थे, खाते पीते थे, लेकिन अब उसका एक टाइम होता है, पर्टिकुलर फेज होता है। अब वो खत्म हो गया तो ऑब्वियसली कि इनकी मजबूरी है कि दूसरी जगह क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे। तो इसीलिए लोग जो है उनकी तलाश में जो एक मौसम, मतलब उपयुक्त मौसम के हिसाब से जो है वो अलग अलग दूसरे दूसरे इलाकों में माइग्रेट करते थे, घूमते रहे होंगे। क्यों? क्योंकि भाई मान लो कि जैसे कई फल जो है मौसमी दशाओं पर निर्भर करते हैं कि यहां से समाप्त हुआ तो दूसरी जगह चला जाएगा, दूसरी जगह से हुआ तो तीसरी जगह चला जाएगा। ठीक है, मतलब फल नहीं, यानी जो है मौसमी दशाओं के हिसाब से जो है फल होते हैं ना, कि वैसे मान लो कि अभी जैसे लीची आने वाली है, हो सकता है कि यही लीची जो है दूसरी जगह वहां की भारत में ही दूसरी जगह दूसरे मौसम में हो, दूसरे डेट या टाइम फेज पे होता, क्योंकि मौसमी दशाओं पर मैटर करता है ना। जिससे उदाहरण ले लो कि आम, तो साउथ इंडिया में आम का टाइम अलग होगा, उत्तर भारत में आम का टाइम अलग होगा। सेब, अब जैसे सेब में भी जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है बहुत प्रकार की फसलें आने लगी हैं, जो जीएम फसल, जीएम क्रॉप्स आने लगी हैं। तो उनको लेकर के उनको जो है एनवायरमेंटल जो कंडीशन के हिसाब से उनको जो है बनाया जा रहा है। तो भाई ये एक ही टाइम पे तो होता नहीं था कि भाई बारहमासी कोई फल हो, बारहमासी कोई पत्ती हो, बारहमासी पेड़ पौधे हो। तो जब एक जगह के समाप्त हो जाएंगे तो ऑब्वियसली ये दूसरी जगह चले जाएंगे। तो एक ये रीजन रहा होगा। चौथा रीजन क्या हो सकता है कि भाई देखो पानी के बिना कोई भी प्राणी, कोई भी जीव जंतु जो है जीवित नहीं रह सकता है। तो अब ऑब्वियस है कि मान लो कि कोई क्षेत्र में खूब बरसात हुई, वहां दबा के पानी है, लेकिन धीरे 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 जैसे अक्टूबर नवंबर दिसंबर आया पानी कम होता गया, और गर्मी आया पता चला पानी सूख गया। नदी झरने थे उन पर निर्भर थे, सूख गया। तो अब ये वैसी नदी झरने जहां पे बारहमासी हो, जो नदियां हैं झील जो कभी सूखती नहीं हो, मतलब वहां बारहमासी पानी बना रहता हो, तो उस क्षेत्र में क्या कर जाएंगे, माइग्रेट कर जाएंगे। ये सूखे मौसम से जो है पानी की तलाश में इधर उधर हो सकता है इनको जाना पड़ता रहा हो।
तो ये सभी रीजन रहे होंगे कि भाई जो है मानव क्या करता रहा होगा कि भटकता रहा होगा, वो इधर उधर क्यों घूमते थे। तो इसका आपको रीजन पता चल गया कि भाई ये जो मानव होते थे ये वजह होती थी कि पर्टिकुलर इनका ये रीजन होता था कि ये घूमते थे। ठीक है, तो आपने तीसरा रीजन भी देख लिया, चौथा रीजन भी देख लिया। ये ध्यान रखिएगा, मैं अगेन देखो इसमें तो सारी चीज लिखी है, पर मैं इसी वजह से बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे पॉइंट जो है मैं खुद ऐड कर रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। और चीजों को आप एक बार सुन लेंगे ना, फिर आपको वापस से प्रॉब्लम नहीं होगी, वापस से प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे चलो, ये अगला है कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। चलो भाई, जो आरंभिक मानव है उसके बारे में आप कैसे जानकारी प्राप्त कर पाओगे। कल की क्लास में भी मैंने बताया था कि हमें इतिहास के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। कल की क्लास में हमारा डिस्कशन हुआ था कि भाई हम जो है अगर मान लो कि हमें मानव के बारे में जानकारी चाहिए तो कैसे मिलेगी। तो जरा सबसे पहले जरा सबसे पहले देखो कि हम आते हैं कि जो पुरातत्वविद हैं, कल बताया था कि पुरातत्वविद कौन होते हैं, ये जो है इतिहास के विद्वान व्यक्ति होते हैं। तो इनको ऐसी बहुत सारी अलग अलग वस्तुएं मिली जिनका उद्भव या उनका उपयोग ये जो मानव है, जो आरंभिक मानव है, जो आखेटक है, खाद्य संग्राहक है, ये किया करते थे। जैसे मान लो कि आज के हमारे साइंटिस्ट हैं और आपने देखा होगा कि कई जगह खुदाई होती है और खुदाई के तदुपरांत जो है बहुत सारी चीजें मिलती हैं, बहुत सारी वस्तुएं मिलती हैं। अब उन वस्तुओं को भी पता लगाया जाता है। उनका भी कई मेथड होता है कि एक जो है एक मेथड होता है जो कार्बन डेटिंग कार्बन डेटिंग का क्या है कि कार्बन डेटिंग से उसकी एक्चुअल में आयु का पता लगाया जा सकता है किसी भी वस्तु का। तो ऐसे बहुत सारे मेथोडोलॉजी हैं। अब तो जो है रिमोट सेंसिंग के माध्यम से जो है एक बढ़िया टेक्नोलॉजी है, उससे भी पता लग जाता है कि अच्छा कितने टाइम पुरानी यहां पे बस्तियां रही होगी। उसके साथ साथ रिमोट सेंसिंग समझते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टर्म है, जानते होंगे सामान्यतः मेरी समझ से। दूसरा कि एक जो है लकड़ी के वलयाकार जो चक्र होते हैं, तो कितने वलय हैं उस आधार पर। लेकिन अगर लंबा टाइम पीरियड जानना है तो कार्बन डेटिंग है, कार्बन डेटिंग के माध्यम से जो है पता लगाया जाता था। तो देखो ये संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए, अब उस समय के लोग, अब उनके पास जो है आज का इंसास जैसे या राइफल जैसे हथियार नहीं रहे होंगे, तो उनके पास जो है सबसे ज्यादा अवेलेबिलिटी किस चीज की रही होगी। भाई अगर सामान आप कहां रह रहे हो, कल की क्लास में बताया था, ये जंगल में रह रहे हैं, पहाड़ में रह रहे हैं, नदियों के किनारे रह रहे हैं, तो वहां क्या मिलेगा इनको, लकड़ी मिलेगा। वहां पर जानवरों को हंट कर रहे हैं तो क्या मिलेगी, हड्डियां मिलेंगी। भाई जंगल में हो आप तो पत्थर मिलेंगे। तो आप बताओ कि सबसे ज्यादा अवेलेबिलिटी किस चीज की है, भाई लकड़ियों की है, पत्थरों की है, हड्डियों की है। तो आप क्या करोगे, औजार बनाने के लिए इसी का सहारा लोगे। तो आप क्या करोगे कि इन्हीं का औजार बनाओगे। अब देखो हिस्ट्री पढ़ने का यही तरीका है, मैं अगेन बोल रहा हूं, आपको ऐसे रटना नहीं है। ऐसा कैसे हुआ होगा, पॉसिबिलिटी के आधार पे जब आप चीजें पढ़ोगे तो चीजों को याद नहीं करना पड़ेगा, अपने आप दिमाग में बैठ जाएंगी। कि जैसे मैं आप ही से पूछता हूं कि यहां पर एक चीज लिखी है कि भाई पुरातत्वविदों का मानना है कि ये ऐसा ऐसा करते रहे होंगे, तो आप दिमाग लगाओ ना। पुरातत्व जो पुरातत्वविद हैं उतने होशियार आप भी हो। कि मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई मान लो कि मैंने जैसे आज से 2000 साल पहले की बात है, कुछ नहीं था और मैंने आपको जंगल में छोड़ दिया और कहा कि आपको क्या करना है भाई, कि आपको सर्वाइबिलिटी के लिए अपना खुद कुछ प्रयास करने हैं, सर्वाइबिलिटी के लिए। अब जब ऐसा है कि सर्वाइबिलिटी के लिए खुद प्रयास करने हैं तो ऑब्वियसली आप क्या होगा भाई यहां पर कि आपके पास जो चीजें उपलब्ध होंगी उन्हीं का सहारा लोगे और उन्हीं के आधार पर आप अपनी सर्वाइबिलिटी निर्धारित करोगे। तो भाई वही वही चीज तो ये मानव भी तो कर रहे हैं। उस समय क्या है भाई, जैसे हथियार वथियार तो है नहीं है इनके पास, चाकू और जो बाकी चीजें है नहीं है, हथिया और ये कुल्हाड़ी है नहीं है। अब इनको हंट भी करना है तो औजार बनाएंगे। अब औजार किस चीज के बनाएंगे, क्योंकि अपना पेट पालना है ना, तो औजार किस चीज के बनाएंगे भाई, ये क्या कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, तो हड्डियां नुकीली होती हैं। तो आप देखो कभी अगर आप लोग जो है नॉनवेज वगैरह खाते हो तो खासकर जब मछली धुलते हो ना, मछली तो जैसे कि धुला जाता है तो आप देखोगे तो उसमें जो है आपके हाथों में कई बार कांटे लग जाते हैं, चुभ जाते हैं, कुछ जाते हैं, इतने नुकीले होते हैं। ठीक है, मछली के कांटे तो बहुत ही नुकीले वो होते हैं, एकदम कांटे ही तो हैं, एकदम सुई की तरह। तो भाई ये हड्डियों को औजार बनाते रहे होंगे, लकड़ियां इनके पास उपलब्ध थी, पत्थरों को औजार बनाते रहे होंगे।
इनमें से कुछ औजार का जो प्रयोग है ये जो है फल फूल काटने, और कुछ जो है अब भाई भाई मांस भी तो काटना है तो हड्डियां और मांस काटने, अब पेड़ों की छाल भी तो उतारेंगे, जानवरों की छाल भी तो उतारेंगे, वो तो उसके लिए करते रहे होंगे। यानी ये जो इनके पास औजार आ रहे हैं तो इन सभी कामों के लिए ये प्रयोग करते रहे होंगे। कुछ के साथ हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगा करके भाले और बाण जैसे हथियार बनाते थे, मतलब कि जो इनके पास हथियार उपलब्ध हैं उन पर लकड़ी का मुट्ठा लगा लेते थे, और भाले जैसे भाला फेंका जाता है ना, तो भाई शिकार करना है भाई, अगर मान लो कि कोई जो है जो जंगली जानवर है, तो अभी तो थोड़ा बहुत जो है मानव को देख करके इन पे जो है इतने आतंकी नहीं है, आतंकी शब्द ठीक नहीं होगा, कि इतने एग्रेसिव नहीं है, लेकिन पहले और एग्रेसिव जानवर होते थे। आज भी जंगली जानवर ऐसा नहीं कि एग्रेसिव नहीं है, बहुत एग्रेसिव है। जो आप पास से उसका शिकार नहीं कर सकते हो तो आप फेंक कर ही उनका शिकार करोगे, फेंक कर ही मारोगे। तो फेंक कर मारोगे तो आप क्या करोगे कि भाई जो है लकड़ी का मुट्ठा लगा लेते थे, भाले जैसे हथियार बना लेते थे। कुछ औजारों में लकड़ियां काटी जाती थी, जो कुछ ऐसे औजार बनाए कि लकड़ियां काट लो, और उन्हीं का उपयोग आप ईंधन ईंधन के लिए किया करते थे। साथ में आप लकड़ियों काट के अपने झोपड़पट्टी भी बनाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें करते थे। इसके साथ साथ यहां पर एक मैं आपको ये दिखाता हूं, जरा यहां पर देखो। यहां पर कहा है कि पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं में देखो इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जा रहा है। बाएं पे यहां पर देखो कि ये क्या है भाई, एक पेड़ है, और यहां पर देखो कि एक ये पत्थर है, ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, ये नुकीला पत्थर है, इसकी जड़ें खोद करके ये जो है खाने योग्य बनाया जा रहा है। दूसरा यहां पर देखिए कि यहां पर दाएं में कि जानवर की खाल से बने वस्त्रों को जो है सिलने के लिए भी किया जाता था। एक मिनट, मतलब इनका जो प्रयोग है, जो ये इसका ये आप देख पा रहे हैं औजार का, तो भाई जानवरों की जो है खाल से बने वस्त्रों को, जो जानवर की खाल से बने वस्त्र थे, तो उनको सिलने के लिए इसका क्या किया जाता था, इन औजारों का प्रयोग किया जाता था। समझे आप? चलो बहुत बढ़िया। अब रहने की जगह निर्धारित करना, मैंने कल आपको बताया था कि आप क्या खाएंगे, आप क्या पहनेंगे, आप कैसे रहेंगे और कहां रहेंगे, ये आप निर्धारित नहीं करते, ये भौतिक दशाएं, खास पर्यावरणीय दशाएं निर्धारित करती हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशन निर्धारित करती हैं। कल की क्लास में मैंने इस बारे में डिटेल डिस्कशन किया था कि ये कैसे निर्धारित होता है। तो वही है कि भाई कहा गया कि भाई रहने की जगह कैसे निर्धारित करना। तो सबसे पहले आप आओ यहां पर, जो कि वही कहा जा रहा है कि लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरा स्थल हैं जहां पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं, और इनके अलावा कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। इस मानचित्र में आप देखो जो रेड कलर का है, कुरनूल की गुफाएं, हुंसी, भीमबेटका, इनके बारे में मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा। आपको यहां पर जो है पुरापाषाणिक पुरा स्थल, नवपाषाणिक पुरा स्थल, महापाषाणिक पुरा स्थल, आरंभिक गांव, आधुनिक जो है नगर, इसमें जो रेड कलर से है आप देख पा रहे होंगे, ये पुरापाषाणिक पुरा स्थल है। नवपाषाणिक पुरा स्थल, महापाषाणिक पुरा स्थल, आरंभिक गांव और नगर। तो अब देखो यहां पर अगेन मैं आपको वापस से लौटा ले जा रहा हूं वापस। यहां से मैं एक चीज आपको कि एक क्वेश्चन आया कि भाई पुरापाषाण क्या है, पहले तभी तो जानोगे ना कि पुरापाषाणिक पुरा स्थल क्या है, जब आपको पुरापाषाण पता होगा, नवपाषाण पता होगा, महापाषाण पता होगा। नहीं, अगर आपको यही पता नहीं है तो आप कैसे पता लगा पाओगे? ठीक है, तो चलो थोड़ा सा देख लो इसके बारे में। देखो बेटा, एक कहानी सुनाता हूं, और मैं यही बोलता हूं, यही वजह है कि आपको सिविल के टीचर से पढ़ने का यही हेल्प मिलेगा। देखो, प्रागैतिहासिक काल के आरंभ में जब मानव पत्थरों के उपकरणों के निर्माता के तौर पे अपने एंथ्रोपॉइड एप, या जो है साभ बानर कहते हैं, पूर्वजों से, एप यहां एप यानी बंदर से है, पृथक प्रारंभिक तकनीकी विकास से संबंधित होता है, तो इसी टाइम पीरियड को पाषाण काल या स्टोन एज कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोन एज कहते हैं। अब भारत में जो प्रागैतिहासिक अनुसंधान की उस समय स्टार्टिंग हुई, जब भारतीय भूतत्व सर्वेक्षण के
रॉबर्ट बुशफ्रूट ने, जो आज का तमिलनाडु आप प्रदेश देख रहे हैं, ये इस वाले एरिया में यहां पर नहीं है, तो तमिलनाडु में जो चेन्नई के पास ही है, ये चेन्नई नगर है, तो वहां पर एक स्थान है पल्लवरम, यहां पर पल्लवरम यहां पर मेंशन नहीं है, तो वहां पर पल्लवरम जो है ये एक पुरा स्थल है। इससे 13 मई 1863 को लेटराइट के जमाव से एक क्लीवर खोज निकाला गया, क्लीवर कुल्हाड़ी की तरह। और विलियम किंग ने 28 सितंबर 1864 को अतिरपक्कम में, यहां पर वो भी नहीं साइट मेंशन है, कोई नहीं, डिटेल में हम बताएंगे, तो अतिरपक्कम नाले से दो सुंदर और कुल्हाड़ियां, जिनको हैंडेक्स बोला गया, खोजी गई। अब बेटा जो स्टोन एज है, जो मैंने आपको बताया कि भाई प्रागैतिहासिक काल के आरंभ में जब मानव पत्थरों के उपकरणों का निर्माता के तौर पे आया, तो उसी युग को हम स्टोन एज या पाषाण काल कह दिए कि मानव पत्थर का उपयोग कर रहा है, स्टोन का एज है। अब इसी स्टोन एज को, पाषाण काल को हम 3 उपखंडों में या उपकालों में क्लासिफाई करते हैं। तो कौन कौन से 3 उपकाल हैं अभी बताते हैं। कि एक पुरा पाषाण काल है। क्या है भाई? पुरा पाषाण काल, बस थोड़ा सा सुनना है। पुरा पाषाण काल, 3 उपखंडों में हम पाषाण काल को बांटते हैं, ठीक है। पाषाण काल को 3 उपखंडों में। सबसे पहला है आपका पुरा पाषाण काल। तो जो पुरा पाषाण काल है, पुरा पाषाण युग का मानव आखेटक खाद्य संग्राहक था। वही मैंने आपको बताया था, इस समय का मानव क्या है? आखेटक है, शिकारी है, खाद्य संग्राहक है। पुरा पाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष जो आज का सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी और नर्मदा घाटी, कल मैंने आपको सोहन नदी घाटी, ये आप अगर आप ये देखें, ये नर्मदा घाटी है, ये आपका सोहन नदी घाटी है, ठीक है। तो सोहन नदी घाटी, नर्मदा घाटी, या उसके साथ साथ जो है आपको जैसे भीमबेटका के जो शैलाश्रय हैं, ये भीमबेटका आप ये जो देख पा रहे होंगे, ये वाला ये जगह, ये जो भीमबेटका है, ये बेटा भीमबेटका आपको भोपाल के आसपास का क्षेत्र है, भोपाल के पास जो है ये है। यहां पर बहुत सारे शैलाश्रय मिलते हैं और इसी भीमबेटका के शैलाश्रय से ही पुरा पाषाणकालीन जो है ये एक पुरा पाषाणकालीन पुरा स्थल भी है और यहां से कई प्रकार के उपकरण प्राप्त किए जाते हैं। अब बेटा पुरा पाषाण काल को भी जो है हम भिन्नता के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं। अगेन अब इसको मैं थोड़ा सा और शॉर्ट करूंगा कि भाई देखो, हमने बताया कि पहले हम स्टोन एज को 3 भागों में, कौन कौन सा भाग है भाई? पुरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है और नवपाषाण काल है। स्टोन एज को यानी पाषाण काल को पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो अब ये जो पुरा पाषाण काल है, यानी स्टोन एज को 3 भागों में, पुरा पाषाण काल, दूसरा लिख लो मध्य पाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल। अब अगेन इस पुरा पाषाण काल को भी बेटा 3 उपखंडों में बांटा जाता है। अब वहां इतना डिटेल नहीं जाएंगे क्योंकि आगे की क्लासेस में ये मिलेगा, लेकिन फिर बस सुन लो कि निम्न पुरा पाषाण काल है। इसका निम्न पुरा पाषाण काल, ये पुरा पाषाण काल के अंतर्गत आता है। इसका टाइम पीरियड जो है आपको 5 लाख से 50,000 बीसी के बारे में कल डिस्कस किए थे, यानी क्राइस्ट बिफोर, या जो है बीसी तो बिफोर क्राइस्ट, सॉरी, तो बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के समय, ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय। तो 5 लाख से 50,000 बीसी के आसपास का टाइम माना जाता है। और निम्न पुरा पाषाण काल की संस्कृति को उपकरण के आधार पे हम जो है अलग अलग कुछ वर्गों में क्लासिफाई करते हैं। आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे कि चॉपर, चॉपिंग, पेबल संस्कृति क्या है, हैंडेक्स संस्कृति क्या है। इसमें अभी डिस्कस नहीं हमें करना है। इसके बाद बेटा इसमें जो है जैसे कि फिर मध्य पुरा पाषाण काल आता है और फिर जो है उच्च पुरा पाषाण काल आता है। क्या आता है? उच्च पुरा पाषाण काल। तो इसके 3 भाग हो गए। फिर आता है आपको तीसरा भाग जो कि मैंने बताया कि मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। मध्य पाषाण काल के बारे में थोड़ा सा सुन लो। इस मध्य पाषाण काल ये 10,000 से आपका 4,000 बीसी तक का समय माना जाता है। और मध्य पाषाण काल के उपकरण अपेक्षाकृत बेटा छोटे उपकरण होते थे। क्यों? क्योंकि बेटा आप सोचो कि जब मानव स्टार्टिंग फेज में 5 लाख साल या 20 लाख साल पहले है तो बड़े बड़े हथियार या फिर बना रहा है, धीरे धीरे उसका दिमाग विकसित हुआ,
जब दिमाग विकसित हुआ तो छोटे छोटे उपकरणों का प्रयोग करने लगा। एक सिंपल सा उदाहरण के तौर पे जो आप आसानी से समझ पाओ, ये सेल फोन आप देख रहे होंगे, तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले जब सेल फोन आता है तो उसमें इतनी लंबी सी एक डंडी टाइप लगी होती थी और एक बड़ा सा एक खोखा टाइप रहता था। अभी क्या है कि लगातार टेक्नोलॉजी बढ़ने के बाद, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो टेक्नोलॉजी आने के बाद इन सेल फोन में जो क्वालिटी गुणवत्ता बढ़ रही है, साइज छोटा होता जा रहा है, साइज छोटा होता जा रहा है। पहले इतनी बड़ी सिम आया करती थी, अब जो है छोटी छोटी सिम कार्ड आने लगी। तो वही हुआ कि भाई पाषाण काल में जब मानव जो है बड़े बड़े औजार बना रहा है पत्थर के, लेकिन अब धीरे धीरे उसका दिमाग खुल रहा है तो छोटे औजार बनाएगा, छोटे औजार, और इन्हीं को हम लघु पाषाण उपकरण या माइक्रो, लघु का मतलब होता है, माइक्रो का मतलब लघु, तो माइक्रोलिथ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथ भी कहा जाता है। इसके बाद बेटा आता है नवपाषाण का टाइम। अब यहां पर जो नवपाषाण काल है, जो नियोलिथिक एज है, आप ये जो देखो यहां पर जो है नवपाषाणिक कुछ बस्तियां मिलेंगी। तो नवपाषाणिक पुरा स्थल, बस थोड़ा सा डिस्कशन अब आ गया है तो मैं कर लेता हूं, बाकी का इसका कोई बहुत ज्यादा नीड नहीं था। अभी भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम जो है नवपाषाणिक बस्ती, जो कि आगे बताऊंगा, मेहरगढ़। ये आपको जो है पाकिस्तान और बलूचिस्तान जो क्षेत्र है उसी पर है मेहरगढ़, और इसकी तिथि लगभग जो है करीब 7000 से 7500 के आसपास मानी जाती है। और यहां एक चीज ध्यान रखना है, जो कि पूछ सकता है कि यहां से कृषि कर्म का आरंभिक साक्ष्य कहां मिलता है? मेहरगढ़ में। मतलब सबसे पहले कृषि कहां शुरू होती है? मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ कहां है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत। पाकिस्तान में जैसे हमारे यहां भी प्रांत है ना, ठीक है, 28 स्टेट्स है, इसी तरह पाकिस्तान में भी है। तो पाकिस्तान में एक प्रांत है बलूचिस्तान, वहीं पर यह है मेहरगढ़। और मेहरगढ़ में भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले कहते हैं कि जो 7000 साल पहले करीब जो है आरंभिक कृषि कर्म के आरंभिक साक्ष्य मिलते हैं। अब विंध्य क्षेत्र के नवपाषाणिक स्थलों की तिथि लगभग जो है 5000 साल बीसी के आसपास मानी जाती है। वहीं दक्षिण भारत की नवपाषाणिक बस्तियां ये 2500 बीसी के आसपास मानी जाती हैं, जो कि हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे आप देखो कि ये मेहरगढ़ है, ये देख पा रहे होंगे, तो ये मेहरगढ़ 7000 बीसी के आसपास, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे जैसे जैसे नीचे की ओर आओगे, जो आपको ये विंध्य क्षेत्र दिख रहा है, ये वाला जो क्षेत्र है आपका विंध्य क्षेत्र, यहां पर 5000 बीसी के आसपास के क्या है टाइम पीरियड के जो स्थल हैं, ठीक है। इसके बाद दक्षिण भारत में आप आओगे तो दक्षिण भारत में जो है नवपाषाणिक जो बस्तियां हैं, ये जो साउथ इंडिया में, तो यहां पर आप देखोगे कि जो नवपाषाणिक बस्तियां, जैसे ये पय्यमपल्ली है, हल्लूर है, ये करीब 2500 बीसी के आसपास की बस्तियां हैं, 2500 बीसी के आसपास की बस्तियां हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हालांकि और कुछ जो है बड़े बड़े कुछ वो हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब जैसे आप जैसे पूर्वी भारत की ओर जाओगे तो करीब यहां पर जो पूरा स्थल देखो, ये जो है, ये तो आपका जो है बिहार में पड़ता है चिरांद, दाऊजली हेडिंग, ये नवपाषाणिक बस्ती है, अगेन बोल रहा हूं, ये नवपाषाणिक बस्ती ये 1000 बीसी के आसपास के टाइम पीरियड की मानी जाती है, 1000 बीसी के आसपास के टाइम पीरियड की मानी जाती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगर विश्व संदर्भ में पूछे तो नवपाषाण युग की शुरुआत करीब 9000 ईसा पूर्व के आसपास मानी जाएगी। भारतीय परिदृश्य में थोड़ा सा कम मानी जाती है, यानी 7000 बीसी के आसपास भारतीय उपमहाद्वीप में। ध्यान रखिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप जब लिखे तब की बात कर रहा हूं। तो ये आपने देख लिया। अब वापस से चलते हैं, चूंकि हमारी जो हेडिंग थी, यहां पर हम आए तो डिस्कशन करने लगे। हमारी हेडिंग थी कि रहने की जगह निर्धारित करना। भाई रहने की जगह कैसे निर्धारित होगी? भाई इसके पीछे कोई तो वजह होगी, ऐसे तो नहीं है कि मन किया तो आप रहने लगे, ठीक है। उसके लिए एक फेवरेबल क्या होनी चाहिए? फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए, है ना। चलो, तो पहले थोड़ा सा पुरास्थल जान लो कि पुरास्थल क्या है। पुरास्थल जो अभी कई पुरास्थलों के बारे में डिस्कस की कि उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। मतलब कि जो फॉसिल्स वगैरह मिलते हैं, औजार, बर्तन, इमारतें, तो उसी जहां पर मिलते हैं उसी स्थान को पुरास्थल कहते हैं।
अब ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में उन्हें जो है वहीं छोड़ के चले गए, और ये जो है जमीन जब ऊपर आती रही तो जमीन के ऊपर ये जो है क्या हो गए, नीचे दब गए, और कभी कभी समुद्र और नदी के तल पर भी ये पाए गए। और इन पुरास्थलों के बारे में आपको आगे के अध्यायों में जो है डिस्कस किया जाएगा। ये कौन कह रहा है? ये आपकी यही एनसीईआरटी कह रही है कि ये जो आपके पुरास्थल हैं तो इनके पुरास्थलों के बारे में आगे डिस्कस किया जाएगा। बहुत सारे बेटा नौपाषाण काल के अगर पुरास्थलों की बात करें, देखो अलग अलग टाइम फेज के हैं। अब इतना डिटेल में आपको 6 के एनसीईआरटी में तो नहीं मिलेगा। नौपाषाण काल के जो सेंटर हैं, जैसे बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में बेटा पड़ता है, रेनीगुंटा है आंध्र प्रदेश में पड़ता है, सोन नदी है मध्य प्रदेश में पड़ती है, सिंह भूमि जो कि झारखंड में पड़ती है, चिरांद जो कि अभी मैंने आपको बताया था, ये जो आप चिरांद देख लो, थोड़ा सा देख लो चिरांद, यहीं को वापस से आ जाते हैं। ये जो चिरांद है ये आपका जो है बिहार में पड़ता है, ठीक है। जो पिकली हल है ब्रह्मगिरी और हल्लूर, ये हल्लूर आप देख लो, पिकली हल जो है ब्रह्मगिरी, ये आपका हल्लूर हो गया, इधर पिकली हल है और ब्रह्मगिरी, ये आपको कहां पड़ते हैं? ये आपको जो है कर्नाटक में पड़ते हैं। एक क्षेत्र है यहां पर आप देखोगे कि कुचाई, यहां पे नहीं लिखा है कुचाई, ये आपको कहां पड़ता है? ये आपको उड़ीसा में पड़ता है कुचाई। दाऊजाली हेडिंग असम में पड़ता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है कि नवपाषाणकालीन उपकरणों में सबसे महत्वपूर्ण जो है उपकरणों में कौन कौन क्या क्या मिला? तो कुल्हाड़ी, बसुली, छेनी, खुरपी, कुदाल और हथौड़ा, ये प्रमुख उपकरण हैं। ये क्या है? ये नवपाषाण काल के ये प्रमुख उपकरण है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो विंध्य क्षेत्र है, जो बेलन घाटी के प्रमुख जो है नवपाषाणिक जो स्थल हैं, जैसे कोल्डेहवा, महागरा, पंचो, महागरा और पंचो, ये एक सांस्कृतिक स्थल है। और यहां से केवल नवपाषाणिक के साथ साथ जो है यहां पर कुछ और भी सारी चीजें क्या होती हैं? देखने को मिलती हैं। नवपाषाणिक स्थल जो है देखने को तो मिलते ही हैं, उसके साथ और भी चीजें देखने को क्या होती हैं? मिलती हैं। इसके साथ साथ जो कोल्डेहवा से आपको विविध सांस्कृतिक अनुक्रम नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, लौह युग का भी पता चलता है। महागरा और कोल्डेहवा ये दोनों स्थान ऐसे हैं जो संयुक्त साक्ष्य से जो है इस जो है ये स्थानबद्ध जीवन के इसमें साक्ष्य मिलते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ओके, चलो, तो ये आपने देख लिया है। अब आते हैं, अब एक चीज और कि लोग ऐसी जगह क्यों रहते रहे होंगे। एक क्वेश्चन वही आ गया ना कि लोग कहां रहते रहे होंगे, कैसे निर्धारित होता था। तो आपसे मैं पूछता हूं कि आप कहां रहेंगे। वही मैंने आपको बताया कि आप आरंभिक मानव हैं तो आप वैसी जगह रहेंगे जहां आपके लिए फेवरेबल कंडीशन है। फेवरेबल कंडीशन क्या? आसानी से खाना पानी मिल जाए तो जंगल जमीन ढूंढेंगे, पहाड़ ढूंढेंगे, पानी मिल जाए नदियां ढूंढेंगे, ये ढूंढेंगे ना, पत्थर मिल जाए तो जंगल ढूंढेंगे। क्यों? क्योंकि आपको शिकार भी तो करना है। तो ये सारी चीजें निर्धारित करती थी। आज भी, जैसे आज का एक उदाहरण देते हुए मैं समझाऊंगा और मैं फिर आगे आऊंगा। देखो, आज को कंपेयर आपको थोड़ी से इन जो खाद्य संग्राहक है, जो आखेटक है, इनसे कंपेयर करना है। आपसे अगर मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं कि आप बताओ आप कहां पर रहना पसंद करोगे, अगर वर्ल्ड वाइड पूछूं तो जल्दी से सबका एक ही आंसर आएगा, सर अमेरिका। क्यों? क्या वजह है आखिर अमेरिका में? तो आप बोलोगे कि सर बेसिक फैसिलिटीज बहुत शानदार हैं, वहां जो शिक्षा व्यवस्था बहुत शानदार है, एजुकेशन मतलब बहुत बढ़िया है, हेल्थ का सिस्टम बहुत बढ़िया है, आपको 5 मिनट के अंदर जो है बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल उपलब्ध है। तो जो बेसिक नीड है वो बहुत आसानी से उपलब्ध है। आज आप देखोगे कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो थोड़ी से कस्बे में या कस्बे के साथ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आना चाहते हैं। जो लंबे समय से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में रह रहे हैं वो राजधानी जाना चाहते हैं। जो लंबे समय से राजधानी में रह रहे हैं वो जो है देश की राजधानी दिल्ली जाना चाहते हैं। जो दिल्ली में रह रहे हैं वो भाई विदेश जाना चाहते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि उनको उनके हिसाब से, अपनी फेवरेबल कंडीशन के हिसाब से वो ढूंढ रहे हैं कि उनको कहां रहना चाहिए। और यही वजह है कि ये जो आखेटक खाद्य संग्राहक मानव है ये वैसी जगह ढूंढेगा जहां आसानी से पत्थर मिल जाएं,
आसान क्यों? क्योंकि इनको उपकरण बनाना है। उपकरण बनाना है तो भाई इनको अच्छा पत्थर चाहिए ताकि शिकार कर सके, अपना पेट पाल सके। पानी पीना है तो नदी होनी चाहिए, झरने होने चाहिए। इनको कंदमूल फल और चीजें खानी है तो भाई पहाड़ जंगल होनी चाहिए। तो बताओ ये सारी चीजें कैसे निर्धारित हो रही हैं? उनके फेवरेबल कंडीशन, उनके खान पीन, इन सारी चीजों के आधार पे इसका निर्धारण हो रहा है। अब आते हैं बाबू आगे। ये है आपका आग की खोज। तो कह रहा है कि आग की खोज में सबसे पहले चलो आप मानचित्र 2 में कुरनूल की गुफाएं। चलो भाई चलते हैं कुरनूल की गुफाएं। मानचित्र 2 यही था ना? हाँ देखो, चलो आ जाओ। कुरनूल की गुफाएं दिख रहा है? ये देखो कुरनूल की गुफाएं हैं। ये देखो जरा, एक मिनट, दिख रहा है कुरनूल की गुफाएं? मैं इसको वो कर रहा, ठीक है, हाईलाइट किया है, जरा देखो। ये आपकी कुरनूल की गुफाएं हैं। बेटा कैसे हम आग की खोज को और कुरनूल की गुफाओं से देखेंगे? देखो यहां राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब क्या है कि राख के अवशेष मिले हैं तो लोग आग जलाते रहे होंगे। लोग कहते हैं कि जहां धुआं उठता है इसका मतलब आग तो लगी ही है, बिना आग लगे धुआं नहीं उठेगा। कुछ तो लोग कहते हैं ना कि कुछ तो बात है, अगर ऐसी नहीं तुम्हारे बारे में लोग कह रहे हैं, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। तो वही बात है कि भाई धुआं उठ रहा है तो आग आग लगी है। तो यहां पर राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आरंभिक जो लोग हैं ये आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल ये कई अलग अलग कार्यों के लिए कर रहे थे। तो कौन से कार्यों के लिए कर सकते हैं? कि भाई ये हंट कर रहे हैं। अब मान लो कि ये क्या है कि कभी पहाड़ में बैठे थे, गर्मी का सीजन था, पत्थर पे पत्थर फेंक रहे थे, आग लग गई। वहां पर कुछ मांस रखा था तो भाई जल गया, और इनको हटाने की याद नहीं रही। अब उसको खाए तो और टेस्टी लगा, सोचे कि यार ये तो बहुत बढ़िया बात है। कोई और चीज रखी थी, पकी, इनको मिल गई तो बहुत टेस्टी थी। अब वो आग लगी रही, शाम हुई, और उस आग के प्रकाश से इन्हें देखा कि भाई ये तो दिख रहा है बहुत बढ़िया, रात में दिख नहीं रहा था, कोई व्यवस्था नहीं थी, लाइट वाइट थी नहीं, तो दिखने लगा। तो भाई ये प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए। और साथ में बताओ, जब आप जो है रात में डरते हो, घर में अकेले हो, तो किस चीज से डर लगता है? भूत प्रेत ना आ जाए, तो क्या करते हो? बत्ती जला लो, ऐसे ही करते हो ना? ठीक है। गांव वाले जो बच्चे होंगे ग्रामीण क्षेत्र में, तो वो भी कहते हैं कि चलो जो है आग जलाते हुए चलो, तो कोई पास नहीं आएगा। ये भी एक किंवदंती बना दी है कि भाई आग, अग्नि देवता से डर रहे हैं, पास नहीं आएंगे, तो आग जलाते हुए चलो, भूत प्रेत पास नहीं आएंगे। ठीक है, तो क्या ये लोग नहीं सोचते रहे होंगे? ये भी तो ये क्या सोचते थे कि भाई जो खतरनाक जानवर है, अटैक कर रहे हैं, आग दिखाओ, आग से डर जाएंगे। तो देखो कि आग जलाना सीख गए हैं। तो आग का प्रयोग ये प्रकाश के लिए कर रहे हैं, मांस को भूनने के लिए कर रहे हैं, जो खतरनाक जानवर हैं उनके लिए कर रहे हैं। तो ये सब आग का क्या है? प्रयोग है। थोड़ा सा हम यहां पर जो है आगे बढ़ते हैं। चीजें ज्यादा तो नहीं हो रही हैं, अगर कम कम पढ़ाना हो तो बता दीजिएगा, कम कम भी पढ़ा देंगे। पर मुझे लगता है कि भाई फिर मजा नहीं आएगा ना। नाम और तिथियों को ले लो कि जिस काल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे। आरंभिक काल को वे पुरा पाषाण काल कहते हैं, और यह दो शब्दों से, पुरा मतलब होता है प्राचीन, और पाषाण का मतलब होता है पत्थर, क्योंकि बताया। तो ये नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजारों के महत्व को बताता है। और पुरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। मैंने आपको जैसे बताया कि जो पुरा पाषाण काल है, पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है, आपकी एनसीईआरटी कह रही है कि ये 20 लाख साल पहले से लेकर के 12,000 साल पहले तक, 12,000 साल पहले तक माना जाता है, साल पहले तक माना जाता है। ये कौन कह रहा है? आपकी एनसीईआरटी कह रही है। ध्यान से सुनिएगा अगेन कि पुरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले। सबसे पहले उसने बताया एक्चुअल में कि भाई
वे पुरापाषाण काल कौन है? पुरापाषाण काल कि आरंभिक काल को ये पुरापाषाण काल कहते हैं। अब दरअसल पुरापाषाण दो शब्दों से मिलकर बना है, प्लीज यहां पर समझना, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। पाषाण, पुरा का मतलब है प्राचीन से और पाषाण का मतलब ही है पत्थर से, पत्थर से। तो भाई पत्थरों के औजारों के महत्व को बताता है। भाई यह जो है नाम पुरा स्थलों से प्राप्त हुआ और ये उनके जो पत्थर के औजार है उनके महत्व को बताता है। अब पुरापाषाण काल जो है 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। अब अगेन इस काल को मैंने जैसे कि बताया 3 भागों में विभाजित किया गया, एक आरंभिक, दूसरा मध्य और तीसरा उत्तर। आरंभिक जैसे कि मैंने बताया ही था आपको, मध्य और फिर इसके बाद उत्तर। तो यानी आरंभिक पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उत्तर पुरापाषाण काल। अब मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी दौरान घटती है। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानव इतिहास का सबसे लंबा फेज, जो मानव इतिहास की कहानी है, वो किस काल में, कौन से फेज में होती है। आपको इसका टाइम पीरियड कुछ में जो है, जैसे यहां 20 लाख, मैंने आपको 50 लाख भी बताया था, तो ये 20 लाख और एनसीईआरटी 20 लाख कहती है, तो 20 लाख ध्यान रखना, लेकिन आपको अलग अलग जो है डेट मिल जाती है। तो इसको लेकर के भी आपको बहुत परेशान नहीं होना है। तो पुरापाषाण काल को मैंने आपको बताया कि भाई इसको 3 फेजों में, कौन कौन सा, कि निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। ये जो निम्न मैं कह रहा हूं ना, आरंभिक को ही हुआ, जैसे निम्न पुरापाषाण काल कहते हैं, तो ये मत कहना कि सर यहां तो निम्न नहीं लिखा है। आरंभिक पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उत्तर पुरापाषाण काल। और इतिहास की सारी घटनाएं लगभग 99% कहां, इसी काल में होती है। अब जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे हम मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इस समय पर्यावरणीय बदलाव होने लगते हैं और इसका टाइम पीरियड बेटा 12,000 साल से 10,000 साल पहले तक का माना जाता है। और इस काल के पाषाण और औजार आमतौर पर क्या है, छोटे होते थे। मैंने बताया छोटे होने की वजह क्या है, मानो धीरे धीरे उसकी क्रैनियल कैपेसिटी भी बढ़ रही है, स्किल्ड हो रहा है, तो औजार छोटे बना रहा है, तो छोटे होते थे। और इन छोटे होने के चलते इसी को माइक्रोलिथ कहा गया। लिथ का मतलब पत्थर होता है, माइक्रो का मतलब छोटा, तो छोटे होता है, यानी लघु पाषाण कहा गया। अब इन औजारों में क्या क्या थे कि हड्डियां, लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। अब साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। अगले युग की शुरुआत बेटा 10,000 साल पहले से होती है और इसे नवपाषाण युग कहते हैं। 10,000 साल पहले से इसको नवपाषाण युग कहते हैं। और नवपाषाण का मतलब होता है कि यहां पर नियोलिथिक एज, जो कि मैंने बताया था कि नवपाषाण काल आपका चलता है 10,000 बीसी से लेकर के 10,000 बीसी से लेकर के आपका 2500 बीसी तक। 2500 बीसी तक साउथ इंडिया में नवपाषाणिक जो पुरास्थल 2500 बीसी तक के आसपास के देखने को मिलते हैं। इसके बारे में आपकी एनसीईआरटी कह रही है कि अगले अध्याय में देखने को हम पढ़ेंगे। अब थोड़ी सी बदलती जलवायु को लेकर के बात कर लेते हैं कि बदलती जलवायु का मतलब यहां पर क्या है और कैसे। देखो कहानी यह है कि लगभग जो है 12,000 साल पहले दुनिया में बेटा कुछ इन्वायरमेंटल चेंजेस आने लगते हैं। बर्फ जमी होती है तो धीरे धीरे अब जो है गर्मी बढ़ने लगती है। गर्मी बढ़ेगी तो बर्फ पिघलेगी। अब बर्फ पिघलेगी तो बेटा खाली स्थान छूटेगा, बर्फ निगल जाएगी तो खाली स्थान, तो घास आ जाएगी। तो घास आएगी तो घास वाले मैदान बनेंगे, तो जो जानवर वगैरह हैं जैसे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय, इन जानवरों की संख्या बढ़ने लगेगी क्योंकि खाने के लिए इनको आसानी से घास मिल रही है। तो ये घास खा करके जिंदा रहेंगे। मैं आपसे पूछूं कि मान लो कि रसिया है आज का, रसिया में भारत जैसी एनवायरमेंटल कंडीशन हो जाए तो आप देखोगे कि पूरी दुनिया का उत्पादन जो आज हो रहा है उससे जस्ट लगभग दोगुना हो जाएगा। या आपसे मैं एक दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि रसिया का जो क्षेत्रफल है भारत से कहीं बहुत अधिक है, रसा बोलते हैं बेटा इंग्लिश में, रसा।
तो बहुत अधिक है उसका क्षेत्रफल, लेकिन फिर भी जनसंख्या भारत से आधी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां एनवायरमेंटल कंडीशन रहने योग्य बहुत सारे क्षेत्र में नहीं है, जैसे कि साइबेरिया वगैरह में टेम्परेचर -50 डिग्री से नीचे रहता है। अब मान लो कि धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगे और बर्फ पिघल जाए और वहां पे घास के मैदान हो, तो घास के मैदान हो तो जानवर भी जो है आसानी से वहां पे जो है उनकी संख्या बढ़ने लगेगी। तो जानवरों पर जो बेस्ड इंडस्ट्री है, जो मांस इंडस्ट्री है, या जो है जो जानवरों पर बेस्ड इकोनॉमी है, वो इनहंस होगी। लोग आसपास रहना सीख जाएंगे, बाकी चीजों का भी उत्पादन करने लगेंगे, क्योंकि घास होने लगी है तो वहां पर कृषि युक्त दशाएं पैदा हो जाएंगी, तो वहां लोग रहने लगेंगे। लोग रहने लगेंगे तो जनसंख्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। वही बात एनसीईआरटी आपको यहां पर कह रही है। अब जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। अब भाई जानवर का शिकार आप कर रहे हैं, जरा समझने का प्रयास करो कि आप जो है जंगली बकरी है उसका शिकार कर रहे हो, जंगली भेड़ है बारहसिंगा का शिकार कर रहे हो, तो आपको आइडिया लग गया कि अच्छा कि इनके प्रजनन का सही समय क्या है, इनकी आदतें, ये क्या खाते पीते हैं, कैसे रहते हैं, मारते हैं, ये अटैक करते हैं कि नहीं, सारी जानकारी आप करने लगे। तो हो सकता है कि ये लोग इन जानवरों को पकड़ करके अब क्या करेंगे, अपने जरूरतों के अनुसार पालने लगेंगे। जब जरूरतों के अनुसार जो है पालने लगेंगे तो अब इनको ये घरेलू डोमेस्टिक्स जो है बनाने लगेंगे। तो इन जानवर में जो आक्रामकता है वो भी कम होगी कि नहीं होगी? वो भी कम होगी। साथ में अपनी, अब भाई जानवर पालने लगे हैं तो इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना क्या होगा? मुश्किल होगा। होगा कि नहीं भाई? बहुत सारे जानवर है, 100-200 जानवर है, तो धीरे धीरे चीजें, तो अब आपको स्थायी रहना पड़ेगा। जानवर को आप कंट्रोल करने लगे हो तो उनको छोड़ोगे नहीं ऐसे, तो उनको बांधने लगोगे, तो आपको उनको खिलाने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो आप खेती करोगे या चारा घास कहीं से लाओगे? और जब घास लाओगे तो बताओ पशुपालन की शुरुआत करोगे कि नहीं करोगे? करोगे। और बेटा इसी काल में, मध्यपाषाण काल के आसपास, मध्यकाल पे, यहां जो है मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई है। इस समय लोग अब मछली दबा के मार रहे हैं, भोजन के स्रोत हो गई है मछली। ठीक है, इसके बाद खेती और पशुपालन की शुरुआत। तो देखो इसी टाइम पीरियड में इस कॉन्टिनेंट में अलग अलग इलाकों में अलग अलग अनाज, जैसे कि धान, जौ, गेहूं, जो प्राकृतिक तौर से उगते थे कि भाई आप इसको छिटवा डाल दो तो प्राकृतिक तौर से उगने लगे थे। अब शायद जो पुरुष और महिलाएं थी, जो बच्चे थे, इन्होंने इन अनाजों को भोजन के लिए जो है कलेक्ट करना शुरू कर दिया। और साथ ही ये भी सीखने लगे होंगे कि ये अनाज कहां उगते हैं। कि भाई मान लो जैसे अनाजों का कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा, जैसे मैं आपको बताऊं मूंगफली, हमारे यहां, हमारे इधर जो है बुंदेलखंड में मूंगफली होती है, खास करके मेरे वाले रीजन में, पूरे बुंदेलखंड में तो नहीं होती है। तो मूंगफली देखो लगभग लगभग ये अक्टूबर नवंबर के आसपास मूंगफली आ जाती है। जरा समझना, नवंबर के आसपास मूंगफली आ जाती है। बुआई इसकी जो है ना जुलाई के आसपास हो जाती है, जुलाई के मध्य। बहुत सारी मूंगफली जो है उनके दाने रह जाते हैं खेत में। जरा समझना कि कितनी इंपॉर्टेंट बात है। दाने रह गए खेत में, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, मूंगफली ही रह गई, छूट गई। अब बताओ उसी खेत को जोत के आपने जौ बो दिया, गेहूं बो दिया, चना बो दिया, अभी मूंगफली के दाने नहीं जमे। लेकिन जैसे पहली बरसात होगी जुलाई, जून जुलाई में, तो उस खेत में आपको ऐसा लगेगा कि मूंगफली आप बो दिए हो। अब इतना तो नहीं जमेगा कि बहुत घना जम जाए, लेकिन आपको मूंगफली के पौधे दिखने लगेंगे। तो बताओ कि जो गेहूं, चावल, जौ था, वहां पर ये जो है जंगली चावल, गेहूं, ये सब था, ये उग रहा था। तो यहां के जो लोग थे, महिलाएं, पुरुष थे, बच्चे थे, अब वही बार बार वहीं पे हो रहे, तो इनको उनने टेस्ट किया, बटोरना शुरू कर दिया, खाना शुरू किया होगा। और ये सीखने लगे कि ये अनाज ये हर साल दर साल उगते हैं। तो उसे ये सीखे होंगे कि ये कब कब टाइम, किस किस टाइम पर उगते हैं, कैसे पक्के तैयार होते हैं। तो ऐसे होते करते इन अनाजों को ये लोग खुद पैदा करना सीख लिया होगा।
और इस तरीके से धीरे धीरे ये जब अनाजों को पैदा करना सीख लिए होंगे तो ये क्या बन गए होंगे, ये फार्मर या कृषक बन गए होंगे। आप जानते हैं कि आजकल अब जो है ना किसानों को कहते हैं ना कि त्यारा कार्तिक, कुछ हमारे यहां जो है पापा लोग बोलते हैं कि त्यारा कार्तिक 3 आषाढ़, और कहते हैं कि त्यारा कार्तिक 3 आषाढ़ का मतलब क्या है कि अगर 3 दिन आषाढ़ में चूक जाओ और 13 दिन कार्तिक में चूक जाओ तो आपका पूरा साल खराब रहता है। एक और जो है कहावत कही जाती है हमारे इधर, कहावत ये दरअसल होती है कि डाल का चूका बंदर और आषाढ़ का चूका किसान साल भर नहीं पनपता। नहीं समझे कि डाल से अगर बंदर चूक जाए तो गिर जाता है तो साल भर उसमें नहीं पनपता, उसमें उसका शरीर नहीं दिखाई देता। और आषाढ़ का चूका किसान आषाढ़ में कुछ कंडीशन की वजह से चूक जाए बुआई उवाई में तो पूरे साल भर नहीं पनपेगा, वो लेट होता रहेगा। ठीक है, तो ये कहावतें हैं, खैर छोड़ो। तो इस तरीके से लोगों ने अपने घरों के आसपास भाई चारा रख करके जानवरों को आकर्षित किया। अब चारा वारा हो रहा है तो जानवरों को कहेंगे, जैसे छेरी है, बकरी, छेरी हमारे इधर बकरी को छेरी कहते हैं, तो लोग कहते हैं लो डुरले डुरले डुरले, है ना, बुलाते हैं जैसे, तो बुला बुला करके जो है ये उसको आकर्षित करते हैं। जैसे आप भी कई जानवरों को आकर्षित करते हो, बुलाते हो पास में, तो पालतू बनाया होगा इन लोगों ने। और सबसे पहले जिस जंगली जानवर को इन्होंने पालतू बनाया वो था क्या, कुत्ता। अब वो जंगली कुत्ता था, ठीक है, कुत्ता का जो जंगली पूर्वज था वो, अब ये वाला कुत्ता नहीं, ये तो बहुत डोमेस्टिक हो गया है, ठीक है, और इसका डोमेस्टिकेशन नहीं, तो बहुत जंगली कुत्ते बहुत खतरनाक थे। तो धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने के लिए क्या किया, इन्होंने प्रमोट किया होगा। और ऐसे जानवर जो है बेटा झुंड में रहते थे तो और ज्यादातर घास खाते थे, और अक्सर लोग जो है जो अन्य जंगली जानवरों के जो आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे। और इस तरीके से धीरे धीरे वो क्या हो गए, जब डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ होगा, अपने आसपास पालने लगे होंगे, तो फिर पशुपालक बन गए। तो समझे कृषक कैसे बने, कि उनको आदत लगी कि अच्छा आसपास जो उग रहा है उसी को सीखे और अगेन एंड अगेन बोते चले गए, और उसी से जो है ये कृषक बने। जानवरों से पशुपालक कैसे बने, कि भाई जानवरों को आकर्षित कर रहे हैं उस चारा से जो उगाए हैं, और धीरे धीरे ये सारी चीजें जो है तो ये पशुपालक बन गए। तो ऐसी चीजें हुई। अब यहां पर जैसे देखोगे, अच्छा यहां पे एक बार रुकिएगा, घरेलूकरण की जो है प्रक्रियाएं। सबसे पहले बसने की प्रक्रिया देखो, लोगों के द्वारा पौधे उगाने, एक मिनट रुकेगा सर, ठीक है, लोगों के द्वारा पौधे उगाने, जानवरों की देखभाल करने कि इसी प्रक्रिया को हम जो है बसने की प्रक्रिया कहते हैं, या फिर इसी को हम घरेलूकरण की प्रक्रिया कहते हैं। घरेलूकरण की प्रक्रिया या बसने की प्रक्रिया एक ही बात है, कि जो लोग हैं जानवरों की देखभाल करने और पौधे उगाने, यही प्रक्रिया क्या है, घरेलूकरण की प्रक्रिया है या बसने की प्रक्रिया है। अब ये पौधे जानवर अक्सर जो है जंगली पौधों और जानवरों से भिन्न होते थे। इसकी वजह ये जो है, ये बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों और जानवरों का जो है लोग चयन करते थे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया यहां पर। अब देखो क्या होता था कि जैसे यहां पर समझो कि क्या कहा जा रहा है कि भाई जानवरों से भिन्न हुआ करते थे, यानी जो कहा जा रहा है कि ये पौधे जो है अक्सर जंगली पौधों और जानवरों से भिन्न होते थे। इसकी वजह यह है कि यह प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधे या जानवरों को लोग चयन करते हैं, आप उसको अपनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों और जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम है। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनमें बड़े दाने या अच्छा अनाज पैदा होता है, और साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें होती हैं, ताकि जो है जब अनाज पकता है तो अनाज पक जाने से जो है दानों के भार को संभाल सके। पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उनके उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। और उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए भी जो है चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं।
मतलब जो बहुत मरकहे नहीं होते हैं, हिंसा नहीं करते। इसीलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर और कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवर और पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। और मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत जो है और सींग छोटे होते गए, एक प्रोसेस है। अब इन दांतों से आप देखो कि ये जंगली दांत है और ये जो है घरेलू, एक ही जानवर का दांत है, पर ये घरेलू और ये जंगली। तो इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सा जंगली सुअर का है और कौन सा पालतू सुअर का है। और यह प्रक्रिया दुनिया में धीरे धीरे चलती रही और करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। और वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं, इसी प्रक्रिया की वजह से जो है कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में से क्या है, गेहूं और जौ आते हैं सबसे प्राचीन में से। और इसी तरह सबसे पहले पालतू बनाया गया जानवर कुत्ता है और कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखना, इस चीज को मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं। देखो क्या कह रहा है कि कह रहे हैं कि लोगों के द्वारा जो पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को, अगर आप लोग पौधे उगाते हैं और जानवरों की देखभाल, इसी को बेटा डोमेस्टिकेशन या जो है घरेलू प्रक्रिया कहते हैं, या यही घरेलूकरण की प्रक्रिया है, या इसी को बसने की प्रक्रिया कहते हैं। कहानी कुछ यूं है, मैं आप ही से पूछता हूं, ये जो लिखा है भूल जाओ, कि आप बताओ कि कैसे जानवरों का, अगर आपको पशुपालन करना है तो आप कैसे जानवरों का क्या करेंगे, चुनाव करेंगे पालने के लिए। आप सबसे पहले प्रयास करेंगे कि वो जानवर अहिंसक हो, मतलब मारते ना हो। आप जैसे एक उदाहरण के तौर पे कि पापा गाय लेने गए या भैंस लेने गए, तो सबसे पहले पापा दो चीज देखते हैं कि भाई गाय भैंस दूध कितना देती है, और उस गाय भैंस को सब लोग छोर बांध सकते हैं कि नहीं। छोर बांध मतलब खोलना, कि मम्मी भी, बहन भी और भाई भी। क्यों? क्योंकि अगर पापा नहीं हुए उस दौरान तो फिर उसको कौन जो है खाना पानी देगा। तो पापा ये ध्यान रखते हैं कि नहीं? तो बताओ, ये पूर्वज भी इस चीज को ध्यान रखते रहे होंगे कि नहीं? ऑब्वियसली उनके पापा भी ध्यान रखते होंगे, बड़ा सिंपल है। ठीक है। दूसरी बात, आज भी मेरे यहां देखो, उदाहरण से मैं इसी वजह से चीजें बता रहा हूं कि जो व्यक्ति कृषक समुदाय से आता होगा, जैसे मेरे यहां क्या किया जाता है कि गेहूं इस समय जो है, गेहूं अपने मतलब पकने की फेज में है, तो हमारे यहां गेहूं, उस गेहूं के मतलब उसको तरजीह दी जाती है नंबर्स को, या नंबर मतलब जो है आप कह लो कि ब्रांड को। गेहूं जैसे 525 नंबर एक होता है, 3 से 6 होता है, 306, तो 306 ये अलग अलग ब्रांड हैं दरअसल। ठीक है। तो उन पौधों को तरजीह दी जाती है जिसका डंठल मोटा हो। क्यों? क्योंकि भाई अभी जैसे अभी देखो, अब बसंती चलने वाली है, तो जब गेहूं या कोई भी जो है वो पक जाता है ना पौधा, तो भार उसमें ज्यादा हो जाता है, भारी हो जाता है। अब भाई पौधा पक गया है, भार ज्यादा है, तो ऑब्वियसली मैं आप ही से पूछता हूं कि गिरने की संभावना अगर आंधी चलेगी तो होगी। तो पापा लोग आज भी क्या करते हैं कि भाई देखो, जैसे पानी लगाना है और लास्ट पानी मान लो कि लग रहा है गेहूं में, ठीक है, 5 पानी हमारे यहां लगते हैं गेहूं में, तो लास्ट पानी लग रहा है और आपने 525 नंबर का गेहूं बो दिया है। एक नंबर है, ब्रांड समझो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और उसका डंठल बहुत पतला है और बाली भारी है, बाली मतलब जिसमें से जो पक गई है। तो अगर पानी लगाया और हवा आई तो पूरा गिर गया। अब पूरा पका नहीं था, वो अपनी पकने की एक लास्ट फेज में था, तो उसका दाना दब जाएगा, उतना बढ़िया से नहीं आ पाएगा। अब दाना उसका दब जाएगा, इसका मतलब क्या है कि आपने डंठल का चुनाव, जब आपने जो फसल का चुनाव किया, अनाज का चुनाव किया, तो बेहतर नहीं किया। तो वही चीजें यहां पर कही जा रही हैं कि उस चीज का चुनाव किया जाता है यहां जानवरों में भी और पेड़ पौधों में भी, कि जो क्या हो, बेहतर हो। ठीक है। तो जानवरों में अहिंसक जानवर और फसलों में जो है कि जो डंठल मोटा हो, बढ़िया हो, मोटे दाने हो, बड़े दाने हो। और वहीं पर यही बात यहां पर बताई जा रही है कि सबसे प्राचीन फसल गेहूं और जौ है, और सबसे जो पहला पालतू जानवर है वो कुत्ता है। कुत्ता के बाद भेड़ बकरी आता है, और ये प्रक्रिया करीब 12,000 साल पहले क्या होती है, शुरू होती है। 12,000 साल पहले। ठीक है। बहुत बढ़िया, शानदार, जिंदाबाद। चलो आगे देखो। अब एक नवीन जीवन शैली, अच्छा लगता है ज्यादा चैप्टर खिंच गया, चलो देख लेते हैं, कोई बात नहीं है। नवीन जीवन शैली, तुम किसी पौधे के बीज को बो करके देखो, वही कहानी बताई जा रही है कि तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में एक टाइम, एक फेज लग रहा है, और इसमें कुछ दिन, कुछ महीने, फिर एक साल तक जो है लगेगा। और इसीलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो इनकी देखभाल के लिए उन्हें
एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा। मैं आप ही से पूछता हूं कि आप जो है, जैसे एक उदाहरण से समझना कि आपका खेत है, आप उस खेत में बुआई कर दिए, जंगल के किनारे खेत है। अब वो आपने जिस चीज की बुआई करी, तो आप मुझे बताओ कि वो एक दिन में तो फसल आ नहीं जाएगी, उसको कुछ महीने लग सकते हैं, साल भर लग सकते हैं। इतना तो एटलीस्ट लगता है ना। मान लो कि आपने जैसे अरहर बो दी, कम से कम 11 माह में आती है अरहर, तो 11 माह लग जाते हैं। तो इसीलिए जब लोग जो है पौधे उगाने लगते हैं या फसलें बो देते हैं, तो उनकी देखभाल के लिए जो है उनको रुकना पड़ता है। अब उनको देखभाल के लिए रुकना पड़ता है, साथ में उनको फसलों को पकने तक रुकना है, लंबे समय तक रहना पड़ेगा, बीज बोने से लेकर के फसल काटने तक रहना पड़ेगा, पौधों की जो है सिंचाई करनी पड़ेगी, खेत में जो खरपतवार है उसको हटाना पड़ेगा, साथ में जो है सुरक्षा भी तो चिड़िया चुनमुन से करनी पड़ेगी, जानवरों से सुरक्षा करनी पड़ेगी। तो बहुत सारे काम हो गए इसमें। और कटाई के बाद अनाज को भी जो है लेकर के संभाल करके उसकी जो है ना थ्रेसिंग करनी पड़ेगी, निकालना पड़ेगा। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूप में बचा करके खाने के लिए जो है अपने आवश्यकता अनुसार रखना पड़ेगा, या फिर जो है आप उसको जो है भंडारण के तौर पे सोचोगे, है ना। कई बार क्या होता है कि आप जो है उनको रखने की अलग अलग, आजकल मंडे तो नहीं है, आजकल जो है स्टील की टंकियां वगैरह आ गई हैं, टोकरियां वगैरह आ गई हैं। नहीं, पहले लोग जमीन में गड्ढा खोदते थे, हमारे उधर उसको मंडा कहते थे। बड़ा बड़ा जो है जमीन में गड्ढा खोद देते थे, उसी पर रख देते थे, बड़े बड़े जो है मंडे बनाया करते थे। आजकल तो स्टील की टंकियां वगैरह बहुत सारी चीजें आ गई हैं, तो अब जो है लोग मंडे वंडे जो है पूर दिए हैं। तो आप बताओ कि लोग क्या करेंगे कि धीरे धीरे उनकी जो जीवन शैली है, ये चीजें क्या है, उनका जो यानी व्यवसाय है, उनकी जीवन शैली को निर्धारित कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में देखेंगे आज भी कि कोई भी व्यक्ति जो बहुत रेयर एंड रेयरेस्ट डायबिटीज जैसी समस्या से ग्रसित नहीं होगा, पर शहरी क्षेत्र में हर दूसरा आदमी इससे ग्रसित होगा। उनको सामान्य बीमारी नहीं होती है जो शहरी क्षेत्र में है। क्यों? क्योंकि उनकी जीवन शैली ही जो है, जैसे शहरों में आप देखोगे सामान्य दशाओं में लोग 9-10 बजे सुबह के जगते हैं। गांव में आज भी मेरी मम्मी 5 बजे, कुछ भी किसी भी टाइम हो, साल में 12 माह, मतलब 12 माह 5 बजे जगी जाती है। इवन जब कटाई का समय होता है तो 4 बजे 3 बजे भी जगना पड़ता है। तो एक जीवन शैली है उनकी, उनको जो नेचुरल क्लॉक के हिसाब से वो जो है सेट करते हैं कि हमें भाई खाना खाया 7 बजे 8 बजे, और बहुत हुआ तो 8:30 बजे तक सो जाना, सुबह वेरी फर्स्ट मॉर्निंग जगना है। तो ये उनकी जीवन शैली, उनके कार्य, उनका व्यवसाय निर्धारित करता है। तो लोग अब क्या करेंगे कि अब धीरे धीरे जो है रहना सीख, एक जगह बसना जो है, स्थिर होना सीख जाएंगे। यही चीजें कही जा रही हैं। अब भंडारण की चलते फिरते जो है जानवर, खाद्य भंडार, तो जानवर देखो क्या है बेटा, बच्चे देते हैं और उनसे इनकी जो है संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल करी जाए तो इनकी संख्या और ज्यादा बढ़ेगी। अब जैसे आप मान लो गाय भैंस यही है, तो इनकी संख्या बढ़ेगी तो भाई जो है दूध भी तो बढ़ेगा, डेयरी प्रोडक्ट भी तो जो है प्राप्त होगा। इससे ये आपकी आय का एक अच्छा स्रोत है, भोजन का भी एक अच्छा स्रोत है, इससे आपको मांस मिलता है। और आप देखते हैं कि कई बार जो है ये भोजन के एक बेहतरीन स्रोत है। दूसरे तरीके से आप ये कह सकते हैं कि पशुपालन से जो है भोजन के भंडारण का एक तरीका भी है, पशुपालन से अपना पेट भी पाल सकते हैं। तो ये जानवरों और खाद्य जो है खाद्य भंडार के तौर पे है। आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में थोड़ा सा जान लो कि आरंभिक कृषक और पशुपालक कैसे थे, जो कि ऑलरेडी आपको जो है ना वही कह रहा है कि प्रश्न संख्या 12 पे देखो कि क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं, और इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविद को शुरुआती कृषकों और पशुपालन के होने के साक्ष्य मिले हैं। और ये पूरे उप महाद्वीप में पाए गए, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर और पूर्वी क्षेत्र में दक्षिण भारत में पाए गए, जो कि मैंने आपको बताया था। अब देखो बेटा, यहां पर थोड़ा सा जिसे समझने का प्रयास करो। अगर आप देखोगे कि जो साउथ इंडिया है, ऐसे बहुत सारे स्थल हैं जहां पर जो है पुरातत्वविदों को यहां पर चीजें देखने को मिलती हैं। खास करके जो नियोलिथिक एज है,
तो नियोलिथिक एज में आप देखोगे कि ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां पर जो है देखने को बहुत सारे जो है जैसे कि पुरा स्थल देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बहुत सारे जो है पुरा स्थल के बारे में बताया था। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो कहा जा रहा है कि कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां, वही उसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं, जिसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई करते हैं और इससे जो पेड़ पौधे, जो पशुओं की जो है हड्डियां मिलती हैं, उसी से अध्ययन से जो है ये अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये किस टाइम की है, किस फेज की है। ठीक है, थोड़ा सा ये देख लेते हैं स्थायी जीवन की ओर, थोड़ा सा चैप्टर क्या है बड़ा होता जा रहा है, देख लेते हैं अभी कितना अच्छा बड़ा है क्या, और ज्यादा चैप्टर, रुक जाओ, हमें लगता है ये चैप्टर काफी बड़ा है क्या, नहीं इसके बाद शायद, चलो नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, तो थोड़ा बहुत जो है इतना देख लेते हैं। हाँ हाँ, क्योंकि चैप्टर तो पूरा करना पड़ेगा, है ना। चलो चलो, देख लो कोई बात नहीं है। यहाँ पे आप कह रहे हैं कि पृष्ठ संख्या 12 पे चलना था, ये 17 है, थोड़ा सा पृष्ठ संख्या 12 पे आ जाओ ताकि जो बताना चाह रहा है उससे आपको आइडिया मिले, है ना। आ गया 12 पे, बस बेटा थोड़ा सा पेशेंस रखना, ये है 12, यहीं से जरा समझने का प्रयास करो, यहीं पे कहानी रुकी हुई है। देखो, कह रहा है कि यहां पर जो आपके नीले वर्ग के, जो ये जो नीला नीला जो है ये दिख रहा है, ये वाले जो क्षेत्र दिख रहे हैं इधर, जो है दाऊजाली हेडिंग है, चिरान है, कोल्डेहवा है, महागड़ा है, ये आपके जो है यूपी में पड़ते हैं दोनों। ये आपके साउथ इंडिया में हल्लूर और पय्यमपल्ली है, ये आपको नॉर्थ इंडिया में है। तो इनमें से प्रत्येक बिंदु ये उस जगह को बताता है जहां पर जो हमारे पुरातत्वविद हैं, तो इन्होंने शुरुआती कृषकों और पशुपालन होने के साक्ष्य प्राप्त किए। सबसे पहले ये जो क्षेत्र आप पीछे देख पा रहे हो कि चाहे वो पय्यमपल्ली हो, हल्लूर हो, मास्की हो, कोल्डेहवा हो, महागड़ा हो या दाऊसाली हेडिंग हो, यहां पर सबसे पहले क्या होता है बेटा, यहीं पर जो है सबसे पहले जो है पशुपालक और कृषकों की बस्तियां देखने को मिलती है। इसके साथ साथ आप देखोगे कि ये पूरे उप महाद्वीप में पाए गए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आज का जो कश्मीर है, इधर देखो, यहां पर बुर्ज हो, ये आप क्षेत्र, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में बताऊंगा। तो आधुनिक कश्मीर और पूर्वी भारत में जो आपको ये आप देख पा रहे हैं दाऊद अली हेडिंग है, ये पाए गए। ये स्थान कृषकों और पशुपालकों, इन स्थानों पर कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी। अब इसे जांचने के लिए कैसे पता चलेगा कि यहां पर ऐसा था, तो वैज्ञानिकों ने खुदाई करी, उस खुदाई से यहां पर पौधों और पशुओं की हड्डियां मिली और उनसे इनके नमूने के आधार पर यह पता चला कि अच्छा ये टाइम फेज इस फला टाइम फेज के हैं। तो ऐसा ये लगता है कि भाई इससे हम एक आइडेंटिफाई भी कर पाए कि अच्छा फला फला टाइम फेज की ये सारी चीजें रही होंगी। अब देखो, वैज्ञानिक इन अनाजों के दानों की, जहां पर जो अनाज वगैरह बाकी चीजें मिलती हैं, तो पहचान कर सकते हैं और इससे हमें यह भी बात का पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप में बहुत सारी अलग अलग फसलें उगाई जाती रही। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी जो है ये पहचान कर सकते थे, अलग अलग जानवरों की हड्डियों की पहचान कर सकते थे कि किस किस अब इससे क्या होगा कि कौन कौन सा जो ये किस जानवर की हड्डी है और किस जानवर की हड्डी के साथ साथ ये एक्चुअल में उस क्षेत्र में किस जानवर की ज्यादा गहनता है। ठीक है, चलो अब धीरे धीरे लोग स्थायी जीवन की ओर बढ़ेंगे। हमारे जो पुरातत्वविद हैं कहते हैं कि ये कुछ जो पुरा स्थल पर झोपड़ी और घर के निशान मिले हैं। अब आपसे मैं पूछूं कि क्या झोपड़ी और घर आप रोज रोज बनाओगे? नहीं, मतलब अब आपके जीवन में स्थिरता आ रही है, स्थायीपन आ रहा है। जैसे आप ये देख पा रहे होंगे, ये बुर्ज होम जो है ये कश्मीर में पड़ता है। यहां पर दरअसल बेटा गर्तावास मिले हैं। गर्तवास, ये गर्तवास या गर्तावास क्या होते थे कि ये जमीन को खोद करके जो है बनाए जाते थे गड्ढा।
यहां पर सीढ़ियां भी हुआ करती थी। ये ऐसा क्यों होता रहा होगा? क्योंकि यहां के लोग जो है ठंडी से, भाई वो वाला रीजन ठंडियों का है, तो ठंड से बचने के लिए ऐसा करते रहे होंगे। अब गड्ढे में उतरने के लिए सीढ़ियां भी हैं, देखो दिमाग लगा रहे हैं लोग, सीढ़ियां भी हैं। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर, कि भाई ये झोपड़ी है मान लो, तो अंदर भी झोपड़ी के मान लो ये झोपड़ी है, और झोपड़ी के बाहर भी आग जलाने की भी जो है ना साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जगह मिली है। तो ऐसा लगता है कि लोग मौसम के हिसाब से घर के अंदर और बाहर दोनों जगह खाना पकाते रहे होंगे। जैसे एक ऐसे उदाहरण समझो कि अगर मान लो कच्चा वगैरह घर है या पक्का भी है ग्रामीण क्षेत्र में, तो आपने देखा होगा कि जैसे जैसे बेटा गर्मी आती है, गर्मी बढ़ती जाती है, मार्च का महीना आएगा, तो गांव में सामान्यतया महिलाएं जो होती हैं, जो उनका चूल्हा होता है वो परछतिया के नीचे आ जाता है। परछतिया का मतलब क्या है कि एक छानी टाइप, छप्पर टाइप होगा, वहां जाता है, जहां पे एक्चुअल में जो किचन है वहां पर नहीं बनाते। अब क्यों? क्योंकि होता क्या है कि गर्मी वहां लगती है, वो अंदर रूम के अंदर है, तो लोग, अब महिलाएं धीरे धीरे अपना चूल्हा जो है वहां सेट कर लेती हैं। कई बार तो जो है अगर उन्हें खाना बनाना, मतलब खेत वो दूर हुआ तो अपना वहीं खाना बनाते हैं, अपना सामान लेकर के खेतों में, होता है ना। ठंडी जैसे जैसे आएगी, बरसात आएगी, तो वही चूल्हा किचन में सेट हो जाएगा जहां पे एक्चुअल में किचन है। इसका मतलब क्या हुआ, जब आज लोग मौसम के हिसाब से घर के अंदर अपना जो है चूल्हा ट्रांसफर करते हैं, तो तब भी लोग करते रहे होंगे ना, ऑब्वियसली। तो ये बुरझुम की कहानी आपने देख लिया कि कैसे है। अब देखो बहुत सारी जगहों पर बेटा जो स्टोन है, पत्थर हैं, इनके औजार मिले हैं, और इनमें ऐसी बहुत सारी जगहें हैं कि ये जो स्टोन का औजार है ये पुरापाषाण युगीन उपकरणों से डिफरेंट है, और इसीलिए इन्हें नवपाषाण युग कहा गया, क्योंकि जो पुरापाषाण का जो औजार था उससे अलग है ये औजार, और जब भाई अलग है तो इसको नवपाषाण युग कह दिया गया। और इनमें वैसे भी औजार हैं जिनकी धार को बहुत पैना बनाया गया, माना गया, और उन औजारों पे जो है पॉलिश भी चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग जो है अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। आज 1000 सालों बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग जो है अनाज पीसने के लिए होता है। ठीक उसी तरह प्राचीन काल में प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण, प्रयोग लगातार होता रहा, और कुछ औजार जो हैं हड्डियों से भी बनाए जाते थे क्योंकि नुकीले होते थे। अब नियोलिथिक एज में पूरा स्थलों के कई प्रकार के जो है मिट्टी के भी बर्तन देखने को मिले हैं। कभी कभी इन पे जो है उन्हीं बर्तनों पे लोग जो है चित्र वगैरह चित्रकारी किए थे, अलंकरण भी किया था। अब ये जो बर्तन होते थे तो इनका उपयोग जो है इनमें कुछ ना कुछ संजो के रखा जाता था, तो धीरे धीरे लोग इन्हीं बर्तनों पर खाना बनाना भी सीख गए, खाना बनाने लगे। चावल, गेहूं और दलहन जैसी जो है अनाज जो है खाने लगे, आहार के तौर पे उनका एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो गया। और इसके साथ साथ अब लोग जो है कपड़े भी बुनने लगे थे, और जब कपड़े बुनेंगे तो कपड़ा कहां से आएगा? कपास से आएगा, और कपास उगाएंगे तो क्या करेंगे? ये कपास जैसे आवश्यक पौधों को भी उगाने लगे। भाई कपड़ा अगर बुनोगे तो कपड़े से पहले कहते हैं ना वही वाला कि भाई तो उसके लिए क्या क्या चाहिए? कपास चाहिए, तो कपास आप उगाओगे, ऐसा तो है नहीं कि कहीं से ले आओगे। तो ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही लगभग आए होंगे, और ऐसी बात नहीं है कि एक तरफ जहां कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रहण करने का कार्य करते थे, और अन्य जगहों पर हजारों साल के दरमियान ये धीरे धीरे खेती और पशुपालन पर जो है ये धीरे धीरे माइग्रेट कर गए, इन्होंने अपना लिया, और बहुत जगह लोग जो है मौसम के मुताबिक अदल बदल के जो है अपनी जीविका चलाने लगे। अब ये थोड़ा सा मेहरगढ़ के बारे में आपको बता दूं, ये जो आप मेहरगढ़ देख रहे हैं ये आपके पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले प्रांत में है। यहां पे थोड़ा सा आप जो है, चलो
ये जो मेहरगढ़ है पहले, तो ये ईरान, अगर आप देखोगे ये बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में है और सबसे पहले कृषि के साक्ष्य यहीं मिलते हैं। इसके बाद आप देखोगे कि मेहरगढ़ में ये जो ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ता, एक यहां पर बोलन दर्रा पड़ता है और इसके पास जो है बहुत हरा भरा क्या है, एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ के बारे में कहा जाता है कि संभवतः वह स्थान है जहां के स्त्री पुरुष इस इलाके में सबसे पहले जो है कृषि कार्य करने लगे, जौ गेहूं उगाने लगे, भेड़ बकरी पालने लगे। और यहां कई प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली, तभी हमें इससे पता चला कि अच्छा ये कई प्रकार के जानवरों को पालते रहे होंगे। उसमें खास करके जंगली सुअर की हड्डी, भेड़ की, बकरी की और हिरण की हड्डी मिलती है। साथ में इसी मेहरगढ़ में आप देखोगे कि चौकोर, ये जो मेहरगढ़ है आपका, एक मिनट, यहीं पर इसी मेहरगढ़ में चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी मिले। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे, और इनमें कुछ समझौता जो है हो सकता है कि अनाज के भंडारण के भी काम आते रहे होंगे। मेहरगढ़ की कहानी है कि वहां पर कमरे मिलते हैं और भंडारण का भी काम होता रहा होगा। मृत्यु के बाद सामान्यतः यह जो मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान, जैसे आज भी होता है, सम्मान जताने के लिए लोगों की आस्था रही होगी कि मृत्यु के बाद भी जीवन आएगा, जैसे आज भी है ना कि एक फेज है, चलता रहेगा ये अवस्थाएं, जीवन मरण जीवन मरण, तो मृत्यु के बाद भी जीवन होता होगा। तो यहां के लोग क्या करते थे कि कब्रों में जो मृतक था तो उसके साथ जो उसकी फेवरेट चीजें थी, कुछ सामान थे, वो रख देते थे। और ऐसी बहुत सारी कब्रें मिली। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है, तो हो सकता है कि वो उसकी फेवरेट रही हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि परलोक में मृतक के खाने के लिए जो है रखा गया होगा, इसे संभवतः ऐसा भी हो सकता है, या कुछ भी वजह हो सकती है। ये आप देखोगे देखो जरा, हम ले चलते हैं आपको, ये यहां पर ये भाई जो है कब्र है, इसमें जो है देख पा रहे हैं ये बकरी है। मेहरगढ़ की कब्र का चित्र है। तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो तो पहचानो। ये तो किसका, पुरुष क्या महिला का कंकाल है। अब बताओ बकरी का कंकाल यहां पर अगर तुम्हें दिखाई देता हो तो बताओ, यहां पर बकरी का भी जो है कंकाल देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज हो गई। इसके साथ देखो फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी, एक थोड़ा सा इसमें एक डिफरेंट चीजें भी आपके उसमें दी गई हैं कि एटलस आप उठाना और उसमें जो है फ्रांस देखना, और वहां पर एक गुफा है। तो इस पूरा स्थल की खोज लगभग जो है 100 साल पहले 4 स्कूल के बच्चे थे तो उन्होंने करी थी। और इस तरह के चित्र लगभग कहा जाता है कि 20,000 पहले से लेकर के 10,000 पहले के बीच लगभग टाइम पीरियड मापा गया कि इतने बीच रहे होंगे। इसमें कई जानवरों के चित्र मिलते हैं, जैसे जंगली घोड़ा हो गया, गाय भैंस गैड़ा, रेंडियर हो गया, बारहसिंगा हो गया, सुअर हो गया। गहरे चमकीले जो है ये कलर से जो है वहां पर किया गया है, मैं आपको शायद मेंशन भी होगा, दिखाता हूं यहां पर। अच्छा अच्छा, इसमें नहीं है, कोई बात नहीं है। तो ये है उसमें जो है कलर जो किया गया है। इन रंगों को बेटा लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों को मिलाया जाता था, और यह संभव इन चित्रों को उत्सव के अवसर पर बनाया जाता रहा होगा। फिर इन्हें शिकारियों के द्वारा शिकार पर जो है निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। यह पॉसिबिलिटी है, देखो हिस्ट्री में ये कई बात प्रकार से। ठीक है, कुछ इसमें से जो उपयोगी शब्द हैं इसे ध्यान रखना। आखेटक खाद्य संग्राहक कौन है भाई? आखेटक क्या है? शिकारी है, और वो व्यक्ति जो अपना खाना इकट्ठा कर रहा है। पूरा स्थल ऑलरेडी बताया कि वो स्थल जहां पर जो है मानव की जो है जो फॉसिल्स मिले हैं, जीवाश्म मिले हैं, या उनके खाने पीने की चीजें मिली हैं, तो उन स्थलों को पुरा स्थल कहा गया। उद्योग स्थल जहां पे जो है कोई इंडस्ट्री साइट थी। इंडस्ट्री साइट का मतलब ये नहीं कि कोई कारखाना वो रहा होगा,
यहाँ पर मान लो कि जैसे मैंने कहा कि मृदभांड वगैरह बनाए जाते रहे होंगे। आवासीय स्थल जहां लोग रह रहे थे, पुरापाषाण काल के बारे में बता ही चुका हूं मैं, मध्य पाषाण काल के बारे में बताया, लघु पाषाण काल के बारे में कृषक, पशुपालक, नवपाषाण युग और कब्र, ये सारी चीजें ऑलरेडी हो चुकी हैं। क्वेश्चन चाहो तो देख लो कि आखेटक खाद्य संग्राहक गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि, बताओ, ये आपको खुद करके लाना है कि आखेटक खाद्य संग्राहक गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि, अब क्या वजह थी, किस लिए रहते थे? घास वाले मैदानों का विकास, जो घास वाले मैदान याद रखो, लिखा था ना कितने साल पहले, ये आपको करना है। खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे? पुरातत्वविद ऐसा क्यों मानते हैं कि मेहरगढ़ के लोग पहले केवल जो है शिकारी थे और बाद में उनके लिए पशुपालन ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया? आओ चर्चा करें, ये जो है खुद करके लाना है। ये आपका चैप्टर 2 होता है बेटा कंप्लीट, ठीक है, एनसीईआरटी का। तो आज का क्लास यहीं तक, लंबा हो गया है, और मिलते हैं, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।